नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले 40 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। बी और सी मिलकर कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा समय दिया हुआ है 20 दिन और दूसरा समय क्या दिया है 40 दिन। तो हम सबसे पहले 20 और 40 का हम एलसीएम निकालेंगे। 20 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 40। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 40 यूनिट, टोटल वर्क को मान लेंगे 40 यूनिट। अब देखिए इस 40 यूनिट काम को जब तीनों मिलके कर रहे हैं, तीनों मिलके यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कर रहे हैं, तो कितना समय लग रहा है, 20 दिनों का समय लग रहा है। और जब इस 40 यूनिट काम को ए अकेले कर रहा है, ए अकेले कर रहे हैं, तो कितना समय लग रहा है, 40 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहां से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तीनों मिलके 20 दिन में अगर 40 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे 2 यूनिट। और ए जो है 40 दिन में अगर 40 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 1 यूनिट। अब देखिए यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, तीनों का इफिशियंसी निकल के आ गया 2 यूनिट और ए का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया, 1 यूनिट। तो हम यहां से बी प्लस सी का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। बी प्लस सी की इफिशियंसी निकालने के लिए हम तीनों की इफिशियंसी में से अगर ए का इफिशियंसी माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, बी प्लस सी का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। हम इस दो में से एक को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी बी और सी का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया, 1 यूनिट निकल के आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी और सी मिलके कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए इफिशियंसी क्या है, एक दिन में किया गया कार्य। बी प्लस सी जो है मिलके एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहे हैं, एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहे हैं और टोटल काम कितना है 40 यूनिट। यानी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, 1/40 भाग। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1/40 भाग। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 17% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमें जो है पाई से मतलब नहीं है, हमें क्या चीज से मतलब है, हमें केवल आर इंटू आर से मतलब है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि रेडियस में 17% की वृद्धि की जा रही है। रेडियस में जो है 17% की वृद्धि की जा रही है, रेडियस में 17% की वृद्धि की जा रही है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को या तो हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके बना ले या हम यहां सक्सेसिव लगा के बना ले। तो देखिए हम यहां सक्सेसिव लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से और जल्दी बन जाएगा। तो देखिए हम यहां सक्सेसिव लगा लेंगे, 17% का वृद्धि हो रहा है, प्लस का हम क्या करेंगे 17% प्लस 17 गुने 17 बटा हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 17 प्लस 17 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 प्लस 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। हम इसमें 100 से भाग देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 34 प्लस 2.89 हो जाएगा। हम इसे ऐड कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 36.89%। यानी क्षेत्रफल में कितने का वृद्धि हो जाएगा, 36.89% का वृद्धि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है एक आदमी ट्रेन से एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है और उतना ही दूरी 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 12 घंटे लगते हैं तो वह दूरी कितनी थी। हमें क्या निकालना है, उस निश्चित दूरी को निकालना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें जो है जाने का स्पीड दिया है और वापस आने का स्पीड दिया है और यात्रा का हमें टोटल समय दिया है। तो देखिए अगर हमें यह पता चल जाए कि जाने में कितना समय लग रहा है या हमें यह पता चल जाए कि आने में कितना समय लग रहा है, तो हम जो है उस निश्चित दूरी को बता पाएंगे, क्योंकि जाने का भी स्पीड दिया हुआ है और वापस आने का भी हमें स्पीड दिया हुआ है। तो देखिए हम समय कैसे निकाल सकते हैं, हमें जो है यात्रा का टोटल समय दिया है, तो अगर हमें समय का रेशियो पता चल जाए तो देखिए हम समय का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि एक निश्चित दूरी क्या है, फिक्स है। यानी जितना दूरी जो है 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है ट्रेन, उतना ही दूरी जो है 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है। दूरी क्या है, फिक्स है।
तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है उसका अपोजिट क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है। तो देखिए हम यहां से दूरी हमारी क्या है, निश्चित है, तो हम यहां से अगर स्पीड का रेशियो निकालेंगे, हम यहां से स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो उसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो देखिए हम यहां से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। स्पीड का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, पहले जो स्पीड था जाने का वो क्या था 50 किलोमीटर पर घंटा, और वापस आने का स्पीड क्या था 10 किलोमीटर पर घंटा। हम इसे अगर 10 से काटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5:1 हो जाएगा। देखिए स्पीड का रेशियो क्या निकल के आ गया, 5:1 निकल के आ गया। तो टाइम का हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 1:5 हो जाएगा। यानी जब 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ट्रेन जा रही थी तो 1 यूनिट का अगर समय लग रहा होगा, तो जब 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ट्रेन वापस आ रही होगी तो कितना समय लग रहा होगा, 5 यूनिट का समय लग रहा होगा। यानी यहां से हमारा टोटल समय क्या हो गया, टोटल समय हो गया 6 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल समय क्या दिया, 12 घंटा। हमें जो है क्वेश्चन में टोटल समय क्या दिया, 12 घंटा। यानी इस 6 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 12 घंटा दिया हुआ है, तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। अब देखिए जब 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ट्रेन जा रही थी तो कितना समय लग रहा था, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 2 घंटा। यानी यहां से हमें यह पता चल गया कि जब ट्रेन जो है 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही थी तो उस निश्चित दूरी को चलने में 2 घंटा का समय लग रहा था। तो हम यहां से उस दूरी को निकाल सकते हैं। इस 50 में 2 से गुना करेंगे, यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा निकल के आ जाएगा 100 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 100 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी बेलनाकार वस्तु का आयतन 13,860 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, बेलनाकार वस्तु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई RH। तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, बेलन का रेडियस निकालना पड़ेगा और बेलन का हाइट निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम बेलन का रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि इसके आधार की परिधि जो है 132 सेंटीमीटर है। तो देखिए बेलन का आधार कैसा होता है, एक वृत्त के जैसा होता है। यानी हमें वृत्त का परिधि दिया हुआ है, वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R होता है। 2 पाई R का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए हम यहां से रेडियस निकाल सकते हैं। हम यहां पाई का वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। अब देखिए हम इसे अगर 11 से काटेंगे तो ये 11 से कितने बार में जाएगा, ये 11 से चला जाएगा 12 बार में, और ये 11 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 2 गुने 2 करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 4। 4 से 12 कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। यहां से हमारा रेडियस क्या निकल के आ जाएगा, रेडियस निकल के आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस हमें पता चल गया, रेडियस हमें पता चल गया, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में इस बेलनाकार वस्तु का हमें आयतन दिया हुआ है। तो देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R² इंटू H। तो हम यहां से हमें जो है आयतन दिया हुआ, आयतन कितना दिया हुआ है, 13,860 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो देखिए हम यहां से अगर हमें रेडियस पता चल गया तो हम यहां से हाइट निकाल सकते हैं। हम यहां वैल्यू पुट करेंगे, हम यहां पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7 गुने रेडियस क्या हो जाएगा 21 गुने H इक्वल टू क्या हो जाएगा 13,860 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से इस 7 से अगर 21 को काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा। उसके बाद हम इसे जो है हम इसे 11 से काट सकते हैं। हम अगर इसे 11 से काटेंगे तो ये 11 से कितने बार में जाएगा, ये 11 से 1 बार में चला जाएगा। हाथ में क्या जाएगा 2, ये हो जाएगा 28। 28 जो है 11 से 2 बार में जाएगा, हाथ में 6, 66 6 बार में जाएगा, 1 0 आ जाएगा। और 11 से हम इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। देखिए यहां से हमारा क्या बच गया, यहां से हमारा बच गया 2 गुने 3 गुने 21 गुने H इक्वल टू क्या बच गया 1260 बच गया। अब देखिए हम इसे 7 से काट सकते हैं क्या, ये 7 से हमारा कट जाएगा, ये 7 से 3 बार में जाएगा, और ये 7 से कितने बार में जाएगा, 7 से 1 बार में, हाथ में 5 56, 7 से 8 बार में 0। ये कितना हो गया 180। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 दूनी, ये हो जाएगा 3 3 9, 9 दूनी 18। 18 से 180 कितने बार में जाएगा, 10 बार में। यानी यहां से हमारा H क्या निकल के आ जाएगा, H निकल के आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। H क्या निकल के आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें रेडियस पता चल गया और हाइट पता चल गया, तो हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
हम यहाँ से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुने पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7, 22/7, रेडियस क्या निकल के आए 21 सेंटीमीटर और हाइट क्या निकल के आए 10 सेंटीमीटर। हम अगर 7 से 21 को काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, हम यहाँ गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 22 दूनी 44, 44 में अगर 3 से गुना करेंगे, 44 में 3 से गुना करेंगे ये क्या हो जाएगा 12 के 2 हाथ में 1, 12 1 13 और 1 0 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसी वृत्त के जीवा की लंबाई कितनी है जो वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दूसरी जीवा की लंबाई निकालना है। तो देखिए एक हमारा थ्योरम होता है कि अगर हम वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर लंब डालते हैं तो जीवा पे डला गया लंब जो है जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, ये हमारा एक थ्योरम होता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एक वृत्त की जीवा की लंबाई दिया हुआ है। हमें जीवा की लंबाई कितना दिया हुआ है, हमें जीवा की लंबाई दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। जीवा की हमें लंबाई क्या दिया है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारा वृत्त का केंद्र हो गया। अब देखिए वृत्त के केंद्र से अगर हम जीवा पे लंब डालेंगे, वृत्त के केंद्र से अगर हम जीवा पे लंब डालेंगे तो ये लंब जो है जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वृत्त का रेडियस हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पहले क्या दिया कि 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यानी इस लंब की लंबाई हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए ये एक हमारा त्रिभुज, हम यहाँ लंब डालेंगे तो ये हमारा एंगल क्या होगा 90 डिग्री, यानी ये एक हमारा कैसा त्रिभुज बन गया, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये एक हमारा कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें जो है लंब की लंबाई क्या है 15 सेंटीमीटर, लंब की लंबाई क्या है 15 सेंटीमीटर और यहाँ आधार क्या हो जाएगा, ये जो पूरी जीवा है उसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जब हम इस पर लंब डालेंगे तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, ये हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो देखिए ये एक हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम यहाँ पाइथागोरस लगा के हम यहाँ से कर्ण निकाल सकते हैं या हमें ट्रिपलेट याद हो 15 20 25 हमारा क्या होता है ट्रिपलेट होता है, यानी यहाँ से कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, कर्ण क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी इस वृत्त का रेडियस क्या निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर निकल के आ गया, रेडियस क्या निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि इसी वृत्त की दूसरी जीवा की हमसे लंबाई पूछ रहा है, दूसरी जीवा की लंबाई पूछ रहा है, जिस जीवा की जो दूरी है केंद्र से हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, केंद्र से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, केंद्र से हमें क्या दिया 20 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस यहां से हमारा क्या निकल के आया, रेडियस हमारा निकल के आया 25 सेंटीमीटर, रेडियस क्या निकल के आया 25 सेंटीमीटर और हम केंद्र से जब जीवा पे लंब डालते हैं तो लंब जो है जीवा को 2 बराबर भागों में बढ़ता है और ये हमारा क्या बन जाता है 90 डिग्री का एंगल। अब देखिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, लंब कितना है 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से आधार निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, या हमें ट्रिपलेट याद हो तो देखिए 15 20 25 क्या होता है, एक हमारा ट्रिपलेट होता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई क्या होगी 15 और ये दोनों क्या है बराबर है, यानी ये भी क्या होगी 15 सेंटीमीटर होगी, यानी जीवा की लंबाई हमारी क्या निकल के आ गई, जीवा की लंबाई निकल के आ गई 30 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 30 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 6:1 था। यदि 90 कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 8:1 होता। कितने उम्मीदवार ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। हमें क्या निकालना है, अप्लीकेंट का संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में चयनित और अचयनित यानी सिलेक्टेड और हमें रिजेक्टेड का रेशियो दिया है। हमें रेशियो कितना दिया हुआ है 6:1 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि 6 यूनिट जो है सिलेक्ट हो रहे हैं तो 1 यूनिट क्या हो रहा है रिजेक्ट हो रहे हैं, यानी यहाँ जो है अप्लीकेंट कितने होंगे, यहाँ जो है अप्लीकेंट कितने होंगे 7 यूनिट, अप्लीकेंट कितने होंगे 7 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि 90 कम ने आवेदन किया होता, 90 कम ने आवेदन किया होता और 30 कम जो है चयनित होते, यानी सिलेक्ट जो है 30 कम होते, तो यह रेशियो कितना हो जाता, यह रेशियो हो जाता सिलेक्टेड और रिजेक्टेड का रेशियो कितना हो जाता 8:1 हो जाता। तो देखिए यहाँ जो है 8 यूनिट अगर सिलेक्ट हो रहे हैं तो 1 यूनिट रिजेक्ट हो रहे हैं, तो हम यहाँ से मान सकते हैं कि यहाँ जो है अप्लीकेंट का संख्या कितना होगा 9 यूनिट होगा। अब देखिए हम यहाँ से अप्लीकेंट और सिलेक्ट का हम रेशियो ले लेते हैं। हम यहाँ से अप्लीकेंट और
टोटल एप्लीकेंट और सिलेक्ट का हम रेशियो ले लेते हैं। तो देखिए पहले जो है 7 यूनिट लोग जो है अगर अप्लाई कर रहे थे तो उसमें से 6 यूनिट जो है सिलेक्ट हो रहे थे, और बाद में जब 90 कम ने अप्लाई किया और 30 कम जो है सिलेक्ट हुए तो ये रेशियो कितना हो गया, 9:8 हो गया। 9:8 रेशियो कब हो रहा है, जब 90 कम ने अप्लाई किया होता और 30 कम जो है सिलेक्ट होते। तो देखिए हम यहाँ इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, उसके बाद हम इसमें इससे गुना करेंगे और इसमें इससे गुना करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे और ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम अगर 7 में अगर 8 से गुना करेंगे ये क्या हो जाएगा 56, और हम यहाँ 9 में अगर 6 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 54। तो हम यहाँ 56 में से माइनस करेंगे 54, 56 माइनस 54 यूनिट ये किसके बराबर हो जाएगा, हम यहाँ गुना करेंगे, हम यहाँ अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 720 माइनस का 720, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 270। तो देखिए माइनस का 270 जो है माइनस के 720 से बड़ा है, यानी हम यहाँ करेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 270 माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 720 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा माइनस माइनस जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम यहाँ अगर 56 में से 54 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 270 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा। यहाँ से हमारा 2 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, हम अगर 720 में से अगर 270 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसमें से अगर 300 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 420 और 30 कितना हो जाएगा 450। 2 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 450 निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है टोटल जो है एप्लीकेंट का संख्या पूछ रहा है। तो देखिए टोटल एप्लीकेंट कितना है 7 यूनिट, यानी हमसे जो है 7 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर 2 यूनिट का वैल्यू जो है, 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 450 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 225 गुने 7 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हम इसमें अगर 7 से गुना करेंगे ये क्या हो जाएगा, 35 के 5 हाथ में 3, ये हो जाएगा 14 3 क्या हो जाएगा, 17 के 7 हाथ में 1, ये हो जाएगा 14 1 15। हमारा आंसर क्या निकल गया 1575। यानी टोटल जो है आवेदक का संख्या क्या होगा, 1575 होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है अमल भैरव से 5 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है और इस कारण वह एक काम भैरव से 48 दिन कम में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलके वह काम कितना दिन में करेंगे। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अमल जो है भैरव से 5 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है। तो हम यहां से अमल और भैरव के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से अमल और भैरव के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए अगर अमल का इफिशियंसी, हम यहां से इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। अमल का इफिशियंसी अगर 5 यूनिट होगा तो भैरव का इफिशियंसी कितना होगा, 1 यूनिट। अब देखिए हमें इफिशियंसी का रेशियो पता चल गया तो हम यहां से समय का भी रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से समय का रेशियो निकाल सकते हैं। इफिशियंसी के रेशियो का अपोजिट क्या होगा, हमारा समय का रेशियो होगा। यानी समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा। अब देखिए उस काम को करने में अगर अमल को 1 यूनिट समय लग रहा होगा तो भैरव को कितना समय लग रहा होगा, 5 यूनिट समय लग रहा होगा। अब देखिए अमल को जो है भैरव से कितना कम समय लग रहा है, अमल को भैरव से कितना कम समय लग रहा है, 4 यूनिट कम समय लग रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अमल को उस काम को करने में भैरव से 48 दिन कम समय लग रहा है, और यहां हमारा क्या निकल गया 4 यूनिट। यानी 4 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 48 दिन दिया हुआ है। 4 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 48 दिन दिया हुआ है। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा। तो देखिए हम यहां से दोनों का समय निकाल सकते हैं। हम किसी एक का समय निकाल के, हमें दोनों का इफिशियंसी पता है और हम यहां से दोनों का समय निकाल सकते हैं। तो हम किसी एक का समय निकाल के अगर हम उसके इफिशियंसी से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा जो है अमल का इफिशियंसी क्या है, 5 यूनिट, और अमल को कितना समय लग रहा है उस काम को करने में, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल गया है, 12 दिन। यानी अमल को जो है उस काम को करने में कितना समय लग रहा है, 12 दिन का समय लग रहा है। तो हमारा यहां से टोटल वर्क क्या हो जाएगा, हम इस समय में अगर इसके इफिशियंसी से गुना कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा टोटल वर्क क्या निकल के आ गया, 60 यूनिट निकल के आ गया। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर इस पूरे काम को दोनों साथ में मिलकर करेंगे, यानी अमल और भैरव दोनों साथ में मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे। अगर अमल जो है एक दिन में अगर 5 यूनिट काम करेगा तो भैरव एक दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट। यानी दोनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे और टोटल हमारा काम कितना है, 60 यूनिट। 60 यूनिट काम 6 यूनिट के इफिशियंसी के साथ करेंगे तो कितना समय लग जाएगा,
10 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 10 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया 56 छात्रों के औसत अंक 60 है। इसमें 29 अंकों की बजाय 92 अंकों की एक गलत प्रविष्टि भी शामिल है। सही औसत क्या है? हमें क्या निकालना है? सही औसत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में 56 छात्रों का औसत अंक दिया हुआ है। हमें औसत अंक कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। हमें औसत अंक कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 29 अंकों के बजाय 92 अंकों की एक गलत प्रविष्टि भी शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्टूडेंट का नंबर जो है 29 आया था, लेकिन औसत निकालते टाइम गलती से जो है 92 काउंट कर लिया गया। यानी कितना ज्यादा काउंट किया गया? कितना ज्यादा काउंट किया गया? हम इस 92 में से 29 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। यानी 63 जो है ज्यादा जो है काउंट कर लिया गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है? सही औसत। तो देखिए सही औसत पूछ रहा है, तो सभी स्टूडेंट के नंबर में से हमें 63 माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद सभी स्टूडेंट के संख्या से हमें क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। अब देखिए हम यहां औसत निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं? प्रत्येक का संख्या बराबर करते हैं। यानी जो भी हमारा रहता है, जो भी आंकड़ा रहता है, हम उसे क्या करते हैं? औसत में बराबर करते हैं। अब देखिए अगर हम टोटल सम में से 63 माइनस करेंगे, टोटल सम में से अगर 63 माइनस करेंगे, तो ये 63 जो है सभी के सभी स्टूडेंट में से कम होगा। सभी के सभी स्टूडेंट में से कम होगा। यानी अगर ये 63 अगर हम सभी स्टूडेंट में बांट देंगे, तो यहाँ स्टूडेंट का संख्या क्या है? 56। यानी अगर 56 में अगर हम 63 बांट देंगे, तो प्रत्येक स्टूडेंट में से कितना का कमी हो जाएगा? हम यहाँ अगर भाग देंगे तो ये 7 से 9 बार में जाएगा, ये 7 से 8 बार में जाएगा। हम अगर इस 9 को अगर 8 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 1.125 बार में जाएगा। ये कितने बार में जाएगा? 1.125 बार में जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा क्या निकल के आ गया कि औसत में जो है प्रत्येक स्टूडेंट में, यहां से हमारा निकल के आ गया कि प्रत्येक स्टूडेंट में 1.125 का कमी हो जाएगा। यानी क्या हुआ? इसका मतलब कि औसत में जो है 1.125 का कमी हो जाएगा अगर हम टोटल सम में से 63 निकाल देंगे तो देखिए हमारा यहां से सही औसत क्या हो जाएगा? सही औसत हो जाएगा, हम इस 60 में से माइनस कर लेंगे 1.125 अगर माइनस कर लेंगे, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? यहां से हमारा हो जाएगा 58.8875 हो जाएगा। हमारा सही औसत क्या निकल के आ गया? 58.875 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर और परिमाप 34 मीटर है। आयताकार कमरे के विकर्ण की लंबाई एक वर्ग की भुजा के बराबर है। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? वर्ग का परिमाप निकालना है। तो हमें सबसे पहले वर्ग का भुजा निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम वर्ग का भुजा कैसे निकाल सकते हैं? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आयताकार कमरे के विकर्ण की लंबाई एक वर्ग की भुजा के बराबर है। तो देखिए हम जो है आयत के विकर्ण कैसे निकालते हैं? आयत के विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें किसके बराबर दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है वर्ग के भुजा के बराबर, यानी ए के बराबर हमें दिया है। अब देखिए अगर हमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता चल जाए, तो हम यहां से वर्ग का भुजा निकाल सकते हैं। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई हमें क्या दिया? 60 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और हमें क्या दिया है? आयत का परिमाप दिया हुआ है। हमें परिमाप क्या दिया? 34 मीटर। आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमें किसके बराबर दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 34 मीटर के बराबर दिया हुआ है। तो देखिए हम यहां से लिख सकते हैं, एल प्लस बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 17 मीटर लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसका एक बार होल स्क्वायर करते हैं। हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 289। 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 289। अब देखिए एल इंटू बी हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 60 मीटर स्क्वायर। तो हम एल इंटू बी का वैल्यू यहां पुट करेंगे। यहां से हमारा हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी, यानी हम यहाँ एल बी की जगह अगर 60 मीटर स्क्वायर पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 289। ये हमारा क्या है? 17 का स्क्वायर 289। अब देखिए 120 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169। ये क्या हो जाएगा? 169 हो जाएगा। अब देखिए हमें जो है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता चल गया। तो
तो हम यहाँ से रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 169। 169 को अगर रूट से बाहर लाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 13 मीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 13 मीटर। अब देखिए वर्ग का हमें भुजा पता चल गया, वर्ग का भुजा हमारा क्या निकल गया, 13 मीटर निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा है वर्ग का परिमाप। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू भुजा, यानी 4 इंटू भुजा 13 में अगर हम 4 से गुना करेंगे ये क्या हो जाएगा, 52 मीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 52 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज दर, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पर 4 वर्षों में 29,282 रुपया हो जाती है। उसी राशि को दोगुना करने पर समान ब्याज दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। हमें क्या निकालना है, 10% की दर से उस राशि के दोगुने राशि पर 5 वर्ष का हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, राशि निकालना पड़ेगा, यानी प्रिंसिपल हमें निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10% दिया हुआ है। और हमें क्या दिया है, समय दिया हुआ है। हमें समय कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष दिया हुआ है। समय कितना दिया है, 4 वर्ष दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। हमें अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 29,282 रुपया। हमें अमाउंट कितना दिया, 29,282 रुपया। तो हमें सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम यहां से प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हैं। हमने मान लिया कि प्रिंसिपल हमारा 100 रुपया है। हमने मान लिया कि प्रिंसिपल हमारा 100 रुपया है। तो देखिए 10% की दर से एक वर्ष के अंत में अमाउंट कितना हो जाएगा, इसका 110%। अब देखिए ये जो अमाउंट होगा वो दूसरे वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो दूसरे वर्ष के अंत में अमाउंट कितना प्राप्त होगा, इसका 110%। फिर तीसरे वर्ष के अंत में इसका अमाउंट कितना प्राप्त होगा, इसका 110% प्राप्त हो जाएगा। फिर चौथे वर्ष के अंत में इसका 110% अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। जो हमें 4 वर्ष के बाद का अमाउंट कितना दिया है, 29,282 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए हम यहां से एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, इस एक जीरो से एक जीरो को काट सकते हैं। उसके बाद हम इस एक जीरो से एक जीरो को काट सकते हैं, इस एक जीरो से एक जीरो को काट सकते हैं। अब देखिए हम इसे अगर 11 से काटेंगे तो ये 11 से कितने बार में जाएगा, ये 11 से 2 बार में, हाथ में 7, ये हो जाएगा 72। 11 से 6 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा, हाथ में आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 68। 11 से 6 बार में, हाथ में 2, 22। 11 से 2 बार में। उसके बाद हम फिर इसे 11 से काटेंगे तो ये 11 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, हाथ में 4, 46। 46 11 से 4 बार में, हाथ में 2, 22, 2 बार में। उसके बाद हम फिर इसे 11 से काटेंगे तो ये 11 से कितने बार में जाएगा, ये 11 से चला जाएगा 22 बार में। उसके बाद हम फिर इसे 11 से काटेंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा। हम यहाँ से क्रॉस गुना कर लेंगे तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुने 100 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ गया, हमारा x निकल के आ गया 20,000 रुपया। x क्या निकल के आ गया, 20,000 रुपया निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है उसी राशि को दोगुना करने पर समान ब्याज दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। यानी हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, अब जो है हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा इसका दोगुना, यानी प्रिंसिपल हो जाएगा 40,000 रुपया। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 40,000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा वही रहेगा, यानी 10% ही रहेगा। और टाइम हमारा जो है 5 वर्ष हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एसआई पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एसआई। तो देखिए 10% के दर से 5 वर्ष में एसआई जो है प्रिंसिपल का कितना प्रतिशत हमें प्राप्त हो जाएगा, 50% प्राप्त हो जाएगा। एसआई जो है हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 50%। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल कितना है, हमारा प्रिंसिपल जो है 40,000 रुपया है और एसआई कितना प्राप्त हो रहा है, प्रिंसिपल का 50%। यानी हमारा एसआई क्या हो जाएगा, यहाँ से 20,000 रुपया हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 20,000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।